हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th इतिहास के दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद को लेकर आए हैं। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समाजवाद क्या है? तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है कि जिसने अपने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया है। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरम उत्कर्ष पर था। उन्होंने इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा धर्म विहीन समाज, वर्ग हीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अपनी अग्रणी भूमिका अदा की। तो समाज उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व का धन के समान वितरण पर जोर देता था। क्या देता था? जोर देता था। और यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता था। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत उत्पादन के समय साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता हो। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कभी कि समाजवाद किसे कहते हैं। तो इसको जो आंसर लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार हो। ऐसी उत्पादन निजी लाभ के न होकर सारे समाज का हो, यानी कि पूरा समाज को होना चाहिए। इसलिए ही उसे हम समाजवाद कहते हैं। चलिए, तो समाजवाद की उत्पत्ति, तो समाजवाद जो शब्द है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई थी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। क्या क्या था? जब समाजवादी आया तो पूरे समस्या को जो भी था सबको बदल दिया और उसे परिवर्तन कर दिया। तो कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योगों के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थी और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिकों का जीवन नारकीय बन गया था, यानी कि नरक के समान हो गया था। क्या हो गया था? जब कोई किसी के यहाँ खटेगा, अगर जितना बनता है उतना अगर ना दिया जाए लाभ, तो क्या होगा? उसका नरक के समान बन जाएगा। तो यही बात कर रहा है कि जो खटते खटते थे लोग, उनको समान नहीं मिलता था, समान वेतन नहीं मिलता था। इसलिए उनके जीवन नागरिकों के समान श्रमिक का जो जीवन था तो नारकीय हो गया था। तो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी थी और श्रमिकों का कोई अधिकार नहीं था और उनका खूब शोषण हो रहा था और उनका शोषण खूब हो रहा था। ऐसे में ही बदलने की जरूरत थी। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों ने दो परस्पर विरोधी तथा एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। प्रथम, पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था। तो द्वितीय, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति तेजी से पतन हो रहा था। तो इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने की बाध्य था। तो मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। मजदूर वर्ग पूरी तरह से पूंजीपतियों की दया पर जीवित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा कि आर्थिक दृष्टि से समाज विभाजन कितनों वर्गों में हुआ था? तो दो वर्गों में हुआ था। हम इंडिकेट करते जा रहे हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। और जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, तो उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे समाजवाद के नाम से जाने जाता है। इन विचारकों में सेंट साइमन, फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन सभी लोगों ने मिल करके समाजवाद को लाया था। इनके विचारक भी थे। तो इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की तथा औद्योगिक संगठनों और पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो क्या क्या था? और बहुत सारे नियम को जो ये लोगों ने लाए थे और प्रतिपादन किया था। तो ऐसे में ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। पहला, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स के पश्चात का समाजवाद, यानी कि दो जब
कार्ल मार्क्स आए थे तो उनके पहले के जो समाजवाद था और जब वो आए उनके बाद जो समाजवाद आया वो दो भागों में बंट गया। तो वही कहते हैं कि मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि से आदर्शवादी थी तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति एवं व्यावहारिक थी। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी के थे, उन्हें फ्रांस के थे, और जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हितायती थे। तो यूटोपियन समाजवादी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। क्या था? कौन था? सेंट साइमन था। तो उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे। यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। क्या किया? नारा बन गया। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर था। वह आधुनिक औद्योगिकीवाद का विरोधी था। क्या था? वह विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल हो गई। जो जो बैरियर ने लाया था सिस्टम को, वो असफल हो चुका था। क्या हुआ था? असफल हो चुका था किसानों के लिए। तो फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई बला था। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारवादी थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। तो फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू ल्यूनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वेतनिक सुविधाएं प्रदान की और उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया था। तो ये जो थे रॉबर्ट ओवेन एक फैक्ट्री खोले थे। तो वो फैक्ट्री कहाँ खोले थे? तो ये स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना किए। तो ये जो श्रमिक थे उनको वेतन ज़्यादा देते थे, तो फिर भी उनको मुनाफा बढ़ गया था। तो कितना का आशा था कि मुनाफा घट जाएगा, क्या लोगों को वेतन ज़्यादा देंगे तो हमको प्रॉफिट कम होगा। तो वैसा नहीं हुआ था, ज़्यादा वेतन देते थे और इनको प्रॉफिट ज़्यादा होता था। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिकों की वास्तविक श्रमिक है। परंतु उपयुक्त चिंतकों ने प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। उन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों की का योगदान है कि प्रथम ये आरंभिक चिंतक है। क्या थे? सबसे पहले सोचते थे, ज़्यादा सोचते थे, जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकार करने का प्रयास किया। दूसरे मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और फिर वह इनसे भी आगे बढ़ गया। अब चलते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में, मृत्यु 1883 ईस्वी में। तो कार्ल मार्क्स की जीवनी पूछता है। क्या पूछता है? जीवनी। तो हम जीवनी भी इन्हीं से लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नामक स्थान पर यहूदी परिवार में हुआ था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव यह उठाता है कि इनका कहाँ हुआ था? तो टियर नगर में हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। चलिए, यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरी मार्क्स था। क्या था? हेनरिक मार्क्स था। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है ज़्यादातर मौक़ों पर। और ये प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? वकील थे। तो जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। तो मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहाँ उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल की विचारधारा से प्रभावित थे। 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। तो ये पूछेगा कि कार्ल मार्क्स विवाह किनसे किए थे? तो मित्र की दोस्ती था, जो बचपन में दोस्त थे, जेनी। क्या था? जेनी, उन्हीं से विवाह किए थे। तो उसने राजनीति एवं सामाजिक इतिहास का मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया।
कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई थी। तो किससे मिले थे? फ्रेडरिक एंगल्स से मिले थे, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार करने का आरंभ कर दिया था। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाने लगा। उपयुक्त घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मार्क्स विश्व के उन व्यापक रूप से प्रभावित किया कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, और उन्होंने दास कैपिटल कब लिखा था? तो 1867 ईस्वी में लिखे थे। कब लिखे थे? 1867 ईस्वी में लिखे थे। और इन्हें समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाने लगा था। और मार्क्सवाद यानी कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत कौन कौन थे, तो इनके बारे में भी लिख देंगे। तो दंडात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था पहला। दूसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। 3 नंबर, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। और 4, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। 5वां, राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना किए थे। तो ये कार्ल मार्क्स के जीवन में उनको लिखना है कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में, और जन्म, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या हुआ था, और उनकी शादी किससे किए थे? जेनी से शादी किए थे। और 1867 ईस्वी में दास कैपिटल लिखे थे, और समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता था। और उनके साथ 5 सिद्धांत दिया गया है, जिनमें से 3 को लिखना होता है। चलिए, उसके बाद आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में पढ़ने का है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास के भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास के उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए 2 वर्गों के बीच चल रहे नियंत्रण संघर्ष की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ है। इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर हैं, और 6ठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण हैं। तो 6 ऐतिहासिक चरण कौन कौन था? तो पहला, आदिम साम्यवादी युग, दासता का युग, समांति युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। 6 गो था। कितना था? तो ये 6 गो था। तो मार्क्स था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। 1864 में प्रथम राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ। फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना। इस संघ की स्थापना के समय मार्क्स को कहा जाता है। किनको दिया जाता है? तो कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। तो अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीन का सुधार, उद्योगों में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवादी का विनाश होना चाहिए। और इस सम्मेलन में नारा बुलंद किया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो ये नारा कौन दिए थे? कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स ने दिए थे। कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स ने दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो किनका नारा है? चलिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, सेकेंड इंटरनेशनल। तो विभिन्न देशों में समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। तो जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवादी के तेजी से फैलाने का घोतक था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये पूछेगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। क्या? मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कार्ल मार्क्स नहीं कहे थे। तो मजदूरों के लिए 8 घंटा के कार्य दिवस की मांग किया जाना भी तय किया गया। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। इनका मई 1890 ईस्वी को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों
मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया था। तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाना शुरू हो गया। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय सुंदरता के उनके अधिकार पर जोर। इस प्रकार समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आधार मिलने पर श्रमिकों में विश्वास एवं आशा का संचार हुआ कि इतिहास उनकी तरफ है तथा भविष्य में एक ऐसे संसार का निर्माण होगा जो शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त होगा। जो शोषण हो रहा था वो शोषण खत्म हो जाता, क्योंकि 8 घंटा ही काम करना है, पहले टाइम फिक्स नहीं था। तो जब से मजदूर दिवस मनाया जाने लगा उसके बाद से यह मांग की गई कि एक मजदूर एक दिन में 8 घंटा से ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, तो वह आंदोलन शुरू हो गया था। और इससे अनुमान लगाया जाने लगा, कोई सोचता है कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होने वाला है। चलिए अब बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति है। ये 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। तो ये रूस बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था, इसलिए रूस क्रांति भी कहते हैं। तो इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासक का अंत का मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जिम्मेदारों की शक्तियाँ का अंत किया था तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता स्थापित किया था। तो कौन किया था भाई? इसके लिए चलते हैं आगे। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो नवंबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि नवंबर में भी हुआ था। तो इस क्रांति ने एक नए राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहरा वर्ग के सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। तो इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। तो कौन कौन से कारण थे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रूस का मानचित्र है। तो जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन पहला नंबर है। तो 1917 ईस्वी से पूर्व में रोम नोब राजवंश का शासन था। किसका शासन था? तो रोम नोब राजवंश का शासक था। तो इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार। तो रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित की। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, परंतु राजतंत्र अपना विशेषाधिकार जोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैविक अधिकारों में विश्वास रखता था और आम लोगों को सुख सुविधाओं की कतई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं लेता था। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। का आधार योग्यता नहीं थी, अतः गलत सहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। तो जार निकोलस द्वितीय की गलत नीतियों के कारण वहाँ की पब्लिक की जो थी, जनता की, सब कुछ उनका धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर होते जा रही थी। तो चलिए चलते हैं आगे कि कृषकों की दयनीय स्थिति कैसी थी। तो रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे। ज़्यादा लोग कृषि करते थे, खेती करते थे, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों को कोई सुधार नहीं हुआ था और उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। अब किसी को कोई फायदा होगा नहीं तो क्या करेंगे? सरकार से तो मांग करवे करेंगे। चलिए 3 नंबर कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो मजदूरों की दयनीय स्थिति कैसी थी? तो रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, अत्यंत बहुत ज़्यादा खराब था। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अतः वे अपने स्थिति से संतुष्ट नहीं थे और मजदूरों को कोई राजनैतिक अधिकार नहीं थे। अपने मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। मार्क्स के ये शब्द कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं, और उनकी दशा का सही चित्रण करता है। कौन किए थे सबसे पहले? तो कार्ल मार्क्स ने किए थे। तो औद्योगिकरण की समस्या। तो औद्योगिकरण जब आया तो उनकी समस्या क्या क्या थी? तो रूसी औद्योगिकीकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण
उद्योगों का संकेंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर बढ़ गई थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था। रूसी क्रांति की नीति, जो रूसी क्रांति उनकी नीति क्या क्या थी? 5 नंबर, तो सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के रहते थे? स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी रहते थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था, परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जार की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यक में हलचल मच गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया था, तो उनका निर्दयता पूर्वक दमन किया गया, यानी कि वो दबा दिया गया था उस आंदोलन को। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। 6 नंबर की विदेशी घटनाओं का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला था क्रीमिया का युद्ध। तो रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी थी, अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। तो सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय, रूस हार गया। उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया गया। तब पश्चात 1904 से 5 के रूस जापान ने युद्ध में पहली क्रांति की जन्म दिया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद खत्म हो गया था। चलिए, जापान के पराजय तथा 1905 की क्रांति। जब जापान हारा था तो उसकी क्रांति क्या क्या थी? तो जापान 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुआ। इससे पूर्व निरंकुश राजशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपा रही थी, लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था। बचे खुचे फटे हाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश स्तब्ध था। क्या था? स्तब्ध था। तो महानता का भ्रम टूट चुका था। रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था। रूस और जापान में जब युद्ध हुआ तो जापान ने उसको हरा दिया था। इसके लिए उनके पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि हम एक छोटा सा देश से हार गए। तो वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई और 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों को समय के समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु हालांकि जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार, लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई कि इस क्रांति में किसानों की व्यापक भागीदारी हुई और अंत में सरकार झुक गई और 1905 ईस्वी में एक प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ और परंतु 1906 ईस्वी में एक जैसे ही क्रांति की शक्ति कमजोर हुई, रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिए और 1905 की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर ही भीतर सुलगती रही, जो 1917 ईस्वी महान क्रांति के रूप से में प्रकट हुई। क्या हुई? तो प्रकट हो गई थी। अब 7 नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। 7 नंबर, तो रूस के क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती थी। लियो टॉलस्टॉय रचना वार एंड पीस, दोस्तोवस्की तुर्गनेव जैसे चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे और रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था तथा उनका संगठन भी बढ़ रहा था और रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था, जो रूसी जारशाही के निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। उसने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और यह साम्यवादी दल की पूर्ववर्ती था, जो शीघ्र ही 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुसाधन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई और इनके परिणाम स्वरूप बहुमलता वाला दल बोल्शेविक कहलाया और अल्प वाला दल मेनशेविक मध्य वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। पर
बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे और इसके अतिरिक्त 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ था, जो किसानों की मांगों को उठाती थी। अब इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा प्रभावी मजदूर एवं किसानों का संगठन रूस की क्रांति का महान कारण साबित हुआ। तो ये इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि वार एंड पीस की रचना कौन लिखे थे। तो वार एंड पीस की रचना जो लिखे थे टॉलस्टॉय ने लिखे थे। कौन लिखे थे? टॉलस्टॉय। और समाजवादी और साम्यवादी दोनों ही रूस में सबसे पहले हुआ था। और तो ये पूछता है कि सर्वहारा वर्ग क्या है? सर्वहारा वर्ग क्या है? तो सर्वहारा वर्ग तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम आदमी के लोग शामिल होते हैं, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर कि तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो रूस की पराजय कैसे हुई थी, तो उसके बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला था। कब चला था? 1914 से 1918 ईस्वी तक। तो युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था और इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ रही थी, परंतु इस युद्ध में चारों तरफ से रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। न उनके पास अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। और युद्ध के समय जो जान निकोलस जुत्ते की सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया और परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति ही जवीना उनकी पत्नी को कहा जाता था। राजा की पत्नी को जवीना और राजा को जार। तो जार निकोलस जुत्ते की पत्नी और उसके तथाकथित गुरु रासपुटी पादरी को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई थी। चलिए, मार्च की क्रांति एवं निरंकुशता राजतंत्र का अंत। तो 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, तो रूस में 2 कैलेंडर चलते थे, और 22 जनवरी 1917 ईस्वी में पेट्रोग्राड, वर्तमान लेनिनग्राद, पेट्रोग्राद का नामकरण कर दिया लेनिनग्राद, की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए और अगले दिन 8 मार्च को कपड़े के मिलों में महिलाओं मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी दो की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया, अतः उससे हथियार छीनने पड़े। जार निकोलस द्वितीय, तो जार की सबसे भस्त टुकड़ी पोलोबोंस्की रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों का भी विद्रोह बढ़ता जा रहा था। फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार ने गद्दी त्याग दी। क्या किया? छोड़ दिया था। तो छोड़ा कब था? तो 12 मार्च 1917 ईस्वी को गद्दी त्याग दी। यह फरवरी की रूसी क्रांति थी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 ईस्वी को यह घटना घटी थी कि इस तरह रूस से रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। क्या हुआ था? खत्म हो गया था और अंत हो गया था। और वो अब सर्वप्रथम लोबाब के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्र की आकांक्षा की थी, महज 4 राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, वरन आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। अंततः यह बुर्जुआ सरकार का तात्कालिक परिस्थितियां के प्रतिकूल थी। अंततः में बुर्जुआ सरकार गिर गई तथा केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। और इस सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना और मित्र राष्ट्रों के सहयोग से चलाना और व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस की समस्त संस्थाओं एवं वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना था। किंतु बोल्शेविक ने इस स्वीकार नहीं किया था। क्या स्वीकार नहीं किया था। तो रूस की क्रांति की तारीख, तो रूस में 1 फरवरी 1918 ईस्वी का जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया गया जाता है। इसके बाद रूस सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया और जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। अतः इस प्रकार फरवरी 12 मार्च को अक्टूबर क्रांति 7 दिसंबर को संपन्न हुई। इस तरह 1905 की क्रांति 22 जनवरी को हुई थी। 2 कैलेंडर चलता था, इसलिए डेट आगे पीछे होता है और महीना आगे पीछे हो जाते हैं। और 2 कैलेंडर के बीच में कितना दिनों का फर्क था? तो 13 दिनों का फर्क था। चलिए आगे।
तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, ये तो पढ़ाई दिए हैं। इस समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ और जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया था। अतः वह ग्वाटिजरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। मार्च 1917 ईस्वी में व्यतीत कर रहा था। मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति हुआ। जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। अप्रैल 1917 ईस्वी में जब पेट्रोग्राद पहुंचा तब वह रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया और लेनिन ने घोषित किया कि रूस क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उसने बोल्शेविक क्रांति दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया जो अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या हुआ? अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेनिन ने उसे 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। तो भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। लेनिन कौन दिया था? लेनिन ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और बेरोनोस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया और 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। तो केरेंस्की रूस पर छोड़कर भाग गया और इस प्रकार की महान बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, नवंबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति, चारों एक ही को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? संपन्न हुई। अब शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन बनाया गया तथा ट्रोत्स्की इस पर सरकार का विदेश मंत्री बना। विश्व में पहली बार शासन सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई। तो सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात लेनिन और बोल्शेविक सत्ता दल के उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया। सत्ता में आने के बाद लेनिन के समक्ष जटिल समस्याएं थी, परंतु उसने बहुत हद तक इन समस्याओं को निराकार करने की कोशिश की। सर्वप्रथम जर्मन के साथ ब्रेस्ट-लिटोवस, किसके साथ? तो जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि हुई। इस संधि में सोवियत संघ को लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा, परंतु लेनिन प्रधान विश्व से बाहर हो गया तथा उसने अब तक आंतरिक समस्याओं को ध्यान केंद्रित किया और इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या भी उत्पन्न हुई और जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया, परंतु लेनिन ने उसे सफलता या साहसपूर्व इन विदेशियों को सामना किया। ट्रोत्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित हो गई थी। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया। दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोही को दबाने के लिए चेका नामक पुस्तक संगठन बनाया था और अचानक छापा मार कर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। और इस तरह लेनिन आंतरिक विद्रोही को दबाना चाहते थे। क्या कर रहे थे? आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। लेनिन ने शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। सन 1918 ईस्वी में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस नया संविधान बनाया गया। तो ये पूछता है कि समाजवादी शासन सबसे पहले कहाँ आया था? तो रूस में आया था। कहाँ आया था? तो रूस में आ गया था। कौन किया था? तो लेनिन ने करवाया था। और रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह यूएसएसआर के रूप में परिवर्तित किया गया। लेनिन ने नए राज्य में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की। राजनैतिक संगठन का सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थानीय समितियां बनाई गई। सभी सोवियत के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, जिसकी कार्यकारिणी शक्ति एक केंद्रीय समिति को सौंपा गया। लेनिन इस समिति का अध्यक्ष बना था। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव इसी समिति के द्वारा निश्चित हुआ था कि कौन बनेगा। लेनिन के नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिक को मताधिकार प्राप्त किया गया जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते थे और इस तरह काम करते थे। चलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।
अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उद्योगों पर मजदूरों पर का नियंत्रण स्थापित किया गया। बैंकों में बड़े बड़े उद्योगों, जल परिवहन, रेलवे राष्ट्रीयकरण किया गया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। विश्व लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया गया। लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को शोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। उसके बाद से यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। किसका बन गया था? तो समाजवादी का। तो अब लेनिन के समक्ष एक अन्य समस्या भूमि के पूर्ण वितरण की थी। उसके एक आदेश जारी किया जिसके तहत बड़े भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच पूर्ण वितरित किया गया। हालांकि किसानों ने भूमि पर पहले से ही कब्जा जमा रखा था। इस आदेश द्वारा लेनिन ने उसे सिर्फ वैध प्रदान किया। लेनिन के इस कदम की आलोचना हुई क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज का नियंत्रण होता था। लेनिन ने यह जवाब दिया कि किसान बहुमत में थे और जबकि बोल्शेविक दल अल्पमत में थे। तो उत्पादन की समस्या के निपटने के लिए लेनिन ने युद्ध स्तर पर साम्यवाद को लागू किया। लेनिन ने इसके तहत फैक्ट्री की तकनीकें पर नियंत्रण स्थापित किया एवं मजदूरों को सहायता में फैक्ट्री के उत्पादन पर भी नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह किसानों पर भी नियंत्रण लगाया गया एवं किसानों से बलपूर्वक अनाजों की वसूली की जाने लगी। फैक्ट्री में श्रमिकों हड़ताल की कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया। परंतु युद्ध स्तर पर साम्यवाद के विरुद्ध रूस में भयंकर प्रतिक्रिया हुई। जबरदस्त वसूली के भय से किसानों ने अपना आवाज जलाना शुरू कर दिया। परिणाम 1920 से 1921 ईस्वी में का स्तर काफी गिर गया। 1920 से 1921 में 1921 में गिर गया। तो करोड़ों लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ। कहाँ कहाँ तो कहीं कहीं तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। अब राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद किसान काफी लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तो क्रांति विरोधी नारे भी थे, सुनाई पड़ने लगे। लेनिन ने अपनी नीति में संशोधन किया और परिणाम था नई आर्थिक नीति NEP। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो NEP नई आर्थिक नीति क्या थी? तो इसके बाद में भी कभी कभी 5 नंबर का पूछता है। कई नंबर का पूछता है तो 5 नंबर का पूछता है। तो लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि यह एक कुशल सामाजिक चिंतक था, बिहारवादी राजनीतिज्ञ था और उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू किया गया। एक साथ पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं था। और जैसे कि ट्रोट्स्की चाहता था कि इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना पड़ा। और इस नीति का लक्ष्य नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। तो कौन कौन बातें थी? तो पहला बातें था कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर निश्चित कर लगा दिया गया। बचे हुए अनाज को देना पड़ता था। किसान का था तथा उसका जो अनाज बचता था उन किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा, यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है फिर भी व्यवहार में जमीनों की किसान की हो गई है। 3 नंबर कि 20 से कम कर्मचारियों उद्योगियों की व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया है और उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों की काफी दूर रह गई। क्या हुआ? काफी दूर छूट गई। 5 नंबर कि विदेश पूंजी सीमित और आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन के बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था। 7 नंबर कि विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सभ्यता समाप्त कर देगी। क्या हुआ? तो समाप्त हो गई थी। तो इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया और इसके परिणाम स्वरूप कृषि औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। हालांकि लेनिन की इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहना के समान है।
क्या है, आप कोई काम करते हैं, किसी को सोचते हैं 3 काम करते हैं और 2 काम भी करते हैं, तो जब हम कहते हैं नहीं चलो काम हो ही गया, तो इस बात को कहते हैं कि 4 काम किए और एक कदम पीछे हट गए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। तो उनका उत्तराधिकार की समस्या आ खड़ी हुई कि उनका आगे सरकार कौन बनाएगा, कौन बनाएगा लेनिन के बाद। तो विभिन्न समूहों और अलग अलग नेताओं के बीच क्या हुआ, सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहे थे और इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। किसका विजय हुआ था? स्टालिन की। और 1929 ईस्वी में टोटोस्की की निर्वासित कर दिया गया। 1930 ईस्वी के दशक में लगभग सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेम की स्वतंत्रता नष्ट हो गई और पार्टी के अंदर मतभेदों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु का तानाशाही व्यवहार करता था। इन घटनाओं का सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण में का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसमें ऐसी विशेषताएं उभरी जो मार्क्सवाद और क्रांतिवादी के मानवतावादी आदर्श के विपरीत थी। स्वतंत्रता के सीमित जाने के कारण कला और साहित्य के विकास पर निर्भर करती थी। परंतु परंतु दूसरी ओर स्टालिन के अथक प्रयास से रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई, ज़्यादा विकास हो गया। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान की उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा था। युद्ध काल के सम्मेलन में रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ स्टालिन भी भाग लेता था और इस प्रकार 3 दशकों में ही तिरस्कृत अकांश और कम विश्व की महान शक्ति बन गया और वहाँ से मेहनत कसा जनता में क्रांति के स्थायी रूप से अपने खड़े जमा हो गई थी। चलिए, रूसी क्रांति का प्रभाव। तो रूसी क्रांति जब हुआ तो उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा था क्या क्या पड़ गया था? तो पहले चलते मिखाइल गोर्बाचेव 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने पेरेस्ट्रोइका, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पेरेस्ट्रोइका किसने लिखा था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने लिखा था। आपको इसको याद कर लेना है, हम इंडिकेट कर दिए हैं। और सोवियत संघ का गठन 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1991 ईस्वी में। तो रूसी क्रांति का प्रभाव क्या क्या हुआ? तो पहला था कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा जिसके अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा नंबर कि रूस की क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप धर्म अनुसार बट गया था, धर्म के आधार पर बट गए थे। और आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह के विभाजन कभी नहीं देखा गया था। 3 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत की हुई। क्या हुआ? शीत युद्ध, कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शास्त्रों की होड़ चलती रही। इसे 40 वर्षों तक चलती रहा था। तो शीत युद्ध क्या है, इसके बारे में पूछता है। तो यह एक वैचारिक युद्ध था जो मैंने एक तरह से कहिए कि यह एक ऐसा युद्ध था जो अपने भूमि पर नहीं बल्कि दूसरे के क्षेत्रों में लड़ता था और खुद नहीं लड़ता था, किसी को लड़वाता था वहाँ या दूसरे की जमीन पर जाकर लड़ता था। उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। मैंने कि यह एक वैचारिक युद्ध था। क्या तो इंडिकेट कर लेते हैं और आप इसे याद कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब भी चैनल को नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 नंबर, रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया और आगे पूंजीवादी देशों में परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया कि इस प्रकार पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। क्या हुआ? तो परिवर्तन आ गया था। 5 नंबर, कि इस क्रांति की सफलता से एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया गया क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। क्या किया? प्रदान किया। सब कुछ हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है जो अगले सेशन में हम लेकर आएंगे और ये आज तक खत्म होता है। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने उसको इंडिकेट कर दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।